हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। पिछले वीडियो में हमने विकारी शब्द विशेषण के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम विकारी शब्द का अंतिम भाग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्रिया। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि क्रिया कहाँ से निकल कर आई, किसे कहा जाता है, कैसे बनती है और इसके कितने भेद होते हैं। क्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से हुई। अप्रत्यक्ष रूप से हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से ही मानते हैं, परंतु रियलिटी ये है कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के क्षेत्र सौरसैनी अपभ्रंश तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। जो सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ वो पश्चिमी हिंदी है और जो अर्धमागधी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ वो पूर्वी हिंदी है। याद रखें, जो सौरसैनी अपभ्रंश है उससे पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ और जो अर्धमागधी अपभ्रंश है उससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। लेकिन हमारे संस्कृत भाषा से ही हिंदी का निर्माण हुआ, या ये कह सकते हैं कि हिंदी का जन्म हुआ। तो हम कह सकते हैं हो ना हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्रिया कहाँ से निकल कर आई? संस्कृत भाषा से ही क्रिया निकल कर आई है। अब क्या संस्कृत भाषा से ही सीधा क्रिया का निर्माण हुआ या संस्कृत भाषा का कोई रूप था जिसे हम बदल कर कहने लगे क्या क्रिया? जैसे अगर हम बात करें तो क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। इंग्लिश में इस क्रिया वाले नाम को वर्ब कहा जाता है और संस्कृत में इस क्रिया वाले नाम को किससे जाना जाता है? धातु के नाम से। ठीक है, संस्कृत में इस क्रिया वाले नाम को किससे जाना जाता है? धातु के नाम से। तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि क्या हिंदी में धातु को ही क्रिया कहा जाता है? नहीं, संस्कृत की धातुओं को हिंदी में क्रिया बनाने के लिए एक प्रोसेस को अपनाया गया। जिस प्रकार से संस्कृत से हिंदी तक आने में जो हिंदी को सफर तय करना पड़ा, भाषा और शब्दों में जो बदलाव आए, उसी प्रकार से संस्कृत की धातुओं को हिंदी में क्रिया बनाने के लिए एक प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। जो संस्कृत की धातुएं होती हैं उनके साथ एक प्रत्यय जोड़ना होता है। क्या? ना प्रत्यय जोड़ना होता है। ना प्रत्यय जोड़ने से क्या होगा? जो ना प्रत्यय जोड़ने से उस नए शब्द को हिंदी में ही क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे संस्कृत की धातुओं को हिंदी में क्रिया बनाने के लिए ना प्रत्यय जोड़कर उसे क्रिया बनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से धातु से क्रिया बनती है। जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। मूल शब्द कौन सा है यहाँ पे? जैसे पढ़, ये मूल शब्द है और इसी मूल शब्द को क्या कहते हैं? धातु। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से ये क्या बन जाता है? क्रिया। जैसे पढ़, पढ़ क्या है? धातु, और ना क्या है? प्रत्यय। तो धातु के साथ ना जोड़ने पर ये क्या बन गया? पढ़ना, और पढ़ना क्या है? क्रिया। उसी प्रकार से लिख, लिख जमा ना, लिखना। जा जमा ना, जाना। खा जमा ना, खाना। अगर आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू में भी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए धातु क्या होती है, या आपसे एग्ज़ाम में कई सारे ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपके एग्ज़ाम में कई सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से बताइए कि धातु कौन सी है, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, और उसके बाद आपको एक ऑप्शन में दे देंगे कि ओनली खा। तो आप इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ धातु को छाटेंगे, तो इसमें धातु क्या है? खा। तो इस प्रकार से एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको धातु पता चल गया होगा कि धातु किसे कहते हैं। संस्कृत का जो मूल शब्द होता है उससे धातु कहते हैं। ठीक है, अगर क्रिया पूछा जाए तो पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, ये सब क्रिया है। उसके बाद देखिए, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। वह शब्द जिनसे काम के करने या होने का पता चले कि काम हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना। अब हम बात करते हैं क्रिया के भेदों की। कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद माने जाते हैं।
कौन कौन से अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कर्म के तथा जाति के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप उत्तर देंगे 2 होते हैं। कौन कौन से, अकर्मक और सकर्मक। इनकी परिभाषा पढ़ने से पहले इन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया कि परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, यदि आपको शब्दों के अर्थ समझ आ गए तो परिभाषा खुद बन जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। अकर्मक यानी अ जमा कर्मक, जिसका अर्थ होता है कर्म के बिना, या ये कह सकते हैं कि कर्म रहित। और सकर्मक स जमा कर्मक, जिसका अर्थ होता है कर्म के साथ। ठीक है, आपको शब्दों से थोड़ा समझ आ गया होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े, ठीक है, याद रखें, कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के साथ हमेशा कर्म रहता है, तभी ये कहलाता है सकर्मक क्रिया। इसे हम उदाहरण सहित समझते हैं, हमें और अच्छे से समझ आएगा। अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया के पहचान कैसे होगी, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। देखिए, वाक्य की संरचना किससे होती है, कर्ता, कर्म और क्रिया से। इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं, कर्ता को कहते हैं सब्जेक्ट, कर्म को कहते हैं वर्ब और क्रिया को कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये 3 शब्दों से किसी वाक्य की संरचना होती है। लेकिन अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि कर्म नहीं होता। यदि वाक्य में कर्म नहीं होगा तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव जो है वो कर्ता पर ही पड़ेगा। जहाँ कर्म की जरूरत नहीं पड़ती वहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। तो यदि जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया क्या होता है, जिसमें कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है और क्रिया भी होती है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कर्म है, तो अब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्म पर। यदि वाक्य में कर्म लिख दिया जाए तो वाक्य में जो है क्रिया का प्रभाव कर्म पर ही पड़ेगा ना। अगर यदि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वह स्थिति हो जाएगी सकर्मक क्रिया की। ठीक है, याद रखें, जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े वहाँ पर होता है अकर्मक क्रिया, जहाँ पे कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे कहते हैं हम सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का पहला उदाहरण देखिए, जैसे देखिए, मोहन हंसता है। मोहन क्या है, कर्ता, और हंसता क्या है, क्रिया। तो क्या इस वाक्य में कर्म है, नहीं, तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। रीता रोती है, रीता क्या है, कर्ता, और रोती जो है वो क्रिया है, इसलिए ये भी अकर्मक क्रिया हो गया। उसी प्रकार से गीता सोती है, यहाँ भी कर्म नहीं है, गीता क्या है, कर्ता, और सीता सोती है, यानी ये क्या है, क्रिया। अगर हम खुद से अगर ये प्रश्न करते हैं कि बताइए कि गीता क्या करती है, तो गीता सोती है। अब सोती है, सोना कोई कर्म तो होता नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। उसी प्रकार से पक्षी उड़ते हैं। अब सकर्मक क्रिया में देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। आप खुद से प्रश्न कीजिए, आपको अगर उत्तर मिलता है तो इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, पुस्तक, पुस्तक क्या है, कर्म, इसलिए ये सकर्मक क्रिया। सीता पानी पीती है, सीता क्या है, कर्ता है, और पीती क्या है, क्रिया, और पानी क्या है, कर्म। उसी प्रकार से राहुल टीवी देखता है, राहुल क्या है, कर्ता, और देखता क्या है, क्रिया है, और टीवी क्या है, कर्म। आप प्रश्न भी कर सकते हैं कि राहुल क्या देखता है, टीवी, आपको उत्तर मिला, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया। उसी प्रकार से रोहित क्या लाता है, रोहित फल लाता है, तो ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। तो आप इस प्रकार से खुद से प्रश्न करके आप क्रिया की पहचान कर सकते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की। अगर आपको उत्तर मिलता है कि तो फिर वो हुआ सकर्मक क्रिया, अगर आपको उत्तर नहीं मिलता है तो वो क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्रिया का सेकंड पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्रिया के सेकंड पार्ट के साथ।